हेलो मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर। आज हम आप लोगों के समक्ष फिर से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के जनरल स्टडीज के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि अभी सारे आयोग ने अपने एग्जाम के लेवल को चेंज कर दिया है, प्रश्नों के स्तर को चेंज कर दिया है। तो जो नए प्रश्नों के स्तर हैं, जो भी हाल ही में एग्जाम हुए हैं, उन्हीं प्रश्नों के स्तर के आधार पर हम आपके साथ प्रैक्टिस सेट की एक श्रृंखला लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज उसका चौथा क्लास है। चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से कौन से स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में शामिल हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। महाबोधि मंदिर परिसर, जंतर मंतर राजस्थान, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य और जयपुर शहर। तो इसमें से आपसे पूछा जा रहा है कि कौन कौन सा है। तो इसमें से मित्रों आपके चारों सही हैं। ठीक है, आपके चारों सही हैं। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। महाबोधि मंदिर परिसर जो है ये आपका यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। यहाँ पे बुद्ध को निर्वाण ज्ञान प्राप्त हुआ था। जंतर मंतर राजस्थान वाला एक आपका नई दिल्ली में है, राजस्थान में है। ये इसको आपके जयपुर के संस्थापक राजपूत राजा सवाई जय सिंह द्वितीय जो थे उन्होंने बनवाया था। ये आपका 1734 में, ठीक है, बन के तैयार हुआ था। इसमें विश्व की सर्वाधिक विशाल पत्थर की धूप घड़ी है। यह एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में आपका शामिल है। ठीक है, इसीलिए यह इंपॉर्टेंट है, मुख्य है। तीसरा है आपका मानस वन्य जीव अभ्यारण्य। यह आपका एक प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व, एक हाथी रिजर्व और असम में एक बायोस्फीयर रिजर्व है। यह आपका असम में है। और जयपुर शहर जिसे आपको भारत का गुलाबी शहर कहते हैं, ठीक है, ये भी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर है। यह भी विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है। तो आपका इस हिसाब से चारों सही है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल एनपीसी, ठीक है, चलिए, कह रहा है कि यह एक गैर लाभकारी संगठन है जिसमें सरकार, नियोक्ता और श्रमिक संगठनों का समान प्रतिनिधित्व है। जी बिल्कुल, यह सही है। इसका उद्देश्य भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता को बढ़ावा देना है। जी बिल्कुल, यह भी सही है। यह आपका 1958 में, ठीक है, एनपीसी 1958 में स्थापित किया गया था। और आपसे कह रहा है कि इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री द्वारा की जाती है। जी मित्रों, यह भी आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, यह भी आपका सही है। तो इस हिसाब से आपके तीनों सही हैं। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से साइंस का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यकृत के कार्य कौन कौन से हैं, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, रक्त में ग्लूकोज के रक्त के नियमन हेतु इंसुलिन का उत्पादन, नहीं, ये गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है, क्योंकि ये अग्नाशय में लैंगरहेस के आइलेट्स में बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पित्त का उत्पादन, जी बिल्कुल सही है। ये आपके लीवर का कार्य है, पित्त का उत्पादन वो करता है। शरीर में वसा प्रसारित करने में मदद करने हेतु कोलेस्ट्रॉल का उत्पादन, जी बिल्कुल, ये भी आपका सही है। ठीक है, और क्या क्या करता है ये भी देख लेते हैं। इस हिसाब से पहले आपका इसमें दूसरा और तीसरा ऑप्शन सी करेक्ट होता है। ठीक है, पहला गलत है, क्योंकि इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय में लैंगरहैस है कि आइलेट्स के बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का उत्पादन होता है। चलिए, और क्या क्या करता है आपका, ये जो है संपूर्ण शरीर में वसा पहुंचाने में मदद करने के लिए कोलेस्ट्रॉल और विशेष प्रोटीन का उत्पादन करता है आपका लीवर। साथ ही साथ रक्त प्लाज्मा के लिए निश्चित प्रोटीन का उत्पादन करता है। विषाक्त अमोनिया का यूरिया में रूपांतरण करता है। औषधियों और अन्य जहरीले पदार्थ के कारण निकलने वाले रक्त को साफ करता है। रक्त के थक्के को नियंत्रित करता है। साथ ही साथ प्रतिरक्षी कारकों का निर्माण करना और रक्त प्रवाह से बैक्टीरिया को हटाकर संक्रमण का प्रतिरोध करना। ठीक है, ये भी आपका है। जैसे आप लाल रक्त कोशिका जो आपकी है WBC है, से भी बिलिरुबिन की निकासी करता है।
क्योंकि बिलिरुबिन की अधिकता होने से आपके शरीर में पीलिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, यह बिलिरुबिन को जमा हो जाता है तो आपकी त्वचा और आंखें पीली हो जाती हैं, जिसे हम पीलिया कहते हैं। ठीक है, तो उस पर भी नियंत्रण करता है। साथ ही साथ जो हार्मोन है, ठीक है, चलिए, और आपका हार्मोन इंसुलिन जो है वो रक्त में ग्लूकोज शर्करा के स्तर का मुख्य नियामक है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं मित्रों। देखिए, प्रश्नों के साथ अतिरिक्त जानकारी आपको इसलिए दे दी जा रही है क्योंकि कुछ चीजें आपको याद भी हैं, आपने पढ़ा हुआ है, प्लस कुछ चीजें जो दिमाग से उतर जा रही हैं वो भी रिवीजन हो जाए, बस इसलिए आपको अतिरिक्त जानकारी दी जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। कह रहा है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, यह एक अर्ध न्यायिक निकाय है। जी बिल्कुल, ये सही है क्योंकि ये आर्टिकल 280 के अंतर्गत अर्ध न्यायिक निकाय के रूप में वित्त आयोग की व्यवस्था की गई है। ठीक है, इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा हर 5वें वर्ष या आवश्यकता अनुसार उससे पहले भी किया जा सकता है। ठीक है, इसका अध्यक्ष अनिवार्य रूप से उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश या इस पद पर नियुक्त होने के लिए अर्ह होता है। यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं है क्योंकि इसके लिए किसी उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या इस पद के लिए योग्य व्यक्ति होना ये तो सही है। ठीक है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसे भारत के लेखा एवं वित्त मामलों का विशेष ज्ञान हो, वो भी वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति जिसे प्रशासन और वित्तीय मामलों का व्यापक अनुभव हो, वह भी आपका वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। और ऐसा व्यक्ति जिसे अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान हो, वह भी आपका वित्त आयोग का अध्यक्ष बन सकता है। इनकी अनुशंसाएं परामर्शदात्री प्रकृति की होती हैं। जी बिल्कुल, ये सही है। जिसे मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं होती है। ठीक है, यह केंद्र सरकार पर निर्भर करता है कि वह राज्य सरकारों को दी जाने वाली सहायता के संबंध में आयोगों की सिफारिशों को लागू करे। तो इस हिसाब से आपका पहला और तीसरा सही है, अर्थात ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। क्या होगा यदि किसी महासागर की समुद्री घास किसी कारणवश पूर्णतया नष्ट हो जाती है? ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिएगा मित्रों, क्या होगा। उक्त महासागर के कार्बन प्रच्छादन की क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये आपका बिल्कुल सही है, बिल्कुल पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल पड़ेगा, सही है। तटीय क्षेत्रों के अपरदन में वृद्धि होगी। जी बिल्कुल, ये भी आपका सही है, ये भी होगा। ठीक है, इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका जो ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर हो, सॉरी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, यही आपसे पूछा जा रहा है। इसे केवल तब लागू किया जा सकता है जब कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन करने में विफल रहता है। दूसरा कह रहा है कि इसे संसदीय अनुमोदन में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें से कह रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो देखिएगा मित्रों, राष्ट्रपति शासन आपका आर्टिकल 356 के अंतर्गत दो आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही उल्लेखित है तथा दूसरा आपका 365 में है। ठीक है, तो इस आधार पे आप ये कह सकते हैं कि 356 कहता है कि राष्ट्रपति को घोषणा जारी करने का अधिकार देता है यदि वह आश्वस्त है कि वह स्थिति आ गई है कि राज्य सरकार संविधान के प्रावधानों के अनुरूप नहीं चल सकती। राष्ट्रपति राज्य के राज्यपाल के रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंग से राज्यपाल के विवरण के बिना भी प्रतिक्रिया कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका ये पहला वाला गलत हो गया। ठीक है, आर्टिकल 365 के अनुसार यह है कि यदि कोई राज्य केंद्र द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने या उसे प्रभावी करने में असफल होता है
तो यह राष्ट्रपति के विधि संगत होगा कि उस स्थिति को संभाले जिससे अब राज्य सरकार संविधान की प्रबंध व्यवस्था के अनुरूप नहीं चल सकती। ठीक है, चलिए दूसरा क्या कहता है कि इसे अधिकतम 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। तो जी ये गलत है। इसे अधिकतम 3 वर्ष की अवधि के लिए संसद की प्रत्येक 6 माह की स्वीकृति से बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, तो इसलिए आपका दूसरा वाला भी गलत है। तो इस आधार पे ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए देखते हैं अगला। आपसे कह रहा है कि चिट फंड्स के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, ये अनिवार्य रूप से बचत संस्थान है, ये गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं। जी बिल्कुल, आपका दोनों कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, दोनों कथन आपके बिल्कुल सही हैं। जो चिट फंड है, चिट फंड व्यवसाय है, ये आपका वर्तमान में केंद्र सरकार के चिट फंड अधिनियम 1982, ठीक है, और इस उद्देश्य के लिए विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा इस अधिनियम के तहत बनाए गए नियमों के तहत विनियमित किया जा रहा है। चलिए, तो इस हिसाब से आपका मित्रों इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आपका पहला और दूसरा दोनों करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी प्रजातियों के मध्य नकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं? सहभोजिता, पररक्षण, सहजीविता, प्रतिद्वंदिता। ठीक है, आपसे यही पूछा जा रहा है। सहजीविता का मतलब होता है मोटोलिज्म। ठीक है, परभक्षण होता है आपका प्रीडेशन, और सहजीविता होती है आपकी सहजीविता होती है आपकी मोटोलिज्म, और सहभोजिता होता है मित्रों आपका कॉमनसेलिज्म, और आपका प्रतिद्वंदिता होता है कंपटीशन। ठीक है, चलिए आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी प्रजातियों के मध्य नकारात्मक अन्योन्य क्रियाएं हैं। तो देखिएगा, सकारात्मक अन्योन्य क्रियाओं में पहली आपका आता है सहजीविता, प्रोटो सहजीविता और सहभोजिता। ठीक है, ये आपकी सकारात्मक के अंतर्गत आते हैं। और नकारात्मक में आता है आपका प्रतिद्वंदिता, परभक्षण, परजीविता, प्रतिजीविता। अर्थात आप ऐसे समझिएगा इसको कि जो दूसरों पे आश्रित हों वो नकारात्मक है, जो स्वयं पे आश्रित हों वो सकारात्मक है। ठीक है, तो आप इससे समझिएगा जहां पे प्रति या पर लगा हुआ है वो नकारात्मक है। तो आप देखिएगा आपके दूसरे और चौथे में लगा हुआ है। ठीक है, तो ये आपका नकारात्मक हुआ, अन्योन्य क्रियाएं हुई। इस आधार पे आपका ऑप्शन डी दूसरा और चौथा करेक्ट है। ठीक है, चलिए देखिए, अंतःक्रियाओं के परिणाम स्वरूप एक या दोनों प्रजातियों पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है तो इसे नकारात्मक अन्योन्य क्रिया माना जाता है। ठीक है, ये तो आपकी परिभाषा हो गई। लेकिन हमने कहा समझने के लिए अगर आपसे कभी पूछा जाएगा, आपको नहीं याद आ रहा है तो कोई बात नहीं, जहां पे प्रति लगा है, पर लगा हुआ है, ठीक है, यानी जो दूसरों पे आश्रित है वो नकारात्मक है, जो खुद पे आश्रित है वो सकारात्मक है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शहरों में कौन सा दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित है। ठीक है, तो दिल्ली का देशांतर मित्रों आप जान लीजिएगा, आपके दिल्ली का जो देशांतर है वो है 77.1025 डिग्री पूर्व में। ठीक, अब कह रहा है कि इसके इस देशांतर के समीप कौन सा देशांतर है। तो चलिए बेंगलुरु का जान लेते हैं। तो बेंगलुरु का मित्रों है आपका, इससे आप निकाल लेंगे, ये भी प्रश्न पूछा गया है। 77.5946 डिग्री पूर्व। हैदराबाद का है आपका 78.4867 डिग्री।
नागपुर का है 79.0882 डिग्री और आपके पुणे देशांतर का है 73.8567 डिग्री पूर्व। ठीक है, तो अब देखिएगा आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित शहरों में से कौन सा दिल्ली के निकटतम देशांतर पर स्थित है। तो आप ऑप्शन को देख लीजिए, कौन सा दिल्ली के निकटतम है। तो दिल्ली के निकटतम आपका मित्रों बेंगलुरु है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल विभाजन के विरोध में नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। जी बिल्कुल गलत है, ये वाला गलत है, क्योंकि इन्होंने बंगाल विभाजन पे नहीं त्यागा था, बल्कि 1919 में जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि त्यागी थी। ठीक है, दूसरा कहा जा रहा है कि सर एस सुब्रमण्यम अय्यर ने होम रूल लीग के दमन के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी। इसमें से कौन सा कथन सही है। तो दूसरा वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा वाला आपका कथन सही है। तो इस हिसाब से आपका मित्रों केवल दो, अर्थात ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला देखते हैं। रामसर अभिसमय के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। रामसर स्थल क्षेत्र करबताल का संबंध क्या उत्तर प्रदेश से है, लोनार का महाराष्ट्र, कीठम झील का बिहार। तो देखिएगा मित्रों, करबताल का आपका गलत है, क्योंकि ये बिहार में है। इसे कंवर झील भी कहा जाता है। ठीक है, कंवर झील भी कहा जाता है। ये आपकी आर्द्रभूमि उत्तरी बिहार में 2620 हेक्टेयर भूभाग में गंगा के मैदान में विस्तृत है। ठीक है, चलिए, तो इसलिए आपका पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा कह रहा है लोनार झील, बिल्कुल ये सही है, ये आपके महाराष्ट्र के दक्कन के पठार में स्थित है। यह बिल्कुल सही है। यह एक बंद बेसिन या एंडोरेइक, ठीक है, बेसाल्ट शैल स्तरों पर उल्का पिंड के प्रभाव से निर्मित झील है लोनार झील आपका। कीठम झील, कीठम झील मित्रों आपका गलत है, क्योंकि ये मानव निर्मित जलाशय है। यह मूल रूप से इसका निर्माण गर्मियों में आगरा शहर में जल की आपूर्ति हेतु किया गया था, लेकिन शीघ्र ही यह आर्द्रभूमि एवं महत्वपूर्ण तथा समृद्ध पारिस्थितिकी तंत्र बन गई है। तो ये आपके उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका तीसरा वाला गलत है। अगर आपका करबताल बिहार दिया गया होता, लोनार झील महाराष्ट्र, कीठम झील उत्तर प्रदेश, तो तीनों सही होता। लेकिन यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, यही है प्रश्न जो कि अब एग्जामिनर पूछ रहे हैं। आपके सारे ऑप्शन, सारे आंसर आपके सामने हैं, लेकिन थोड़ी सी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। तो इस हिसाब से आपका केवल दूसरा ऑप्शन बी करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि नेत्र का भाग, कार्य, स्वच्छ मंडल कार्निया, पुतली, दृष्टिमंडल, रेटिना। ठीक है, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अपवर्तन, नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना, प्रतिबिंब का निर्माण करना। तो इसमें से कौन किससे संबंधित है, हमसे यही पूछा जा रहा है। तो देखिएगा, स्वच्छ मंडल कार्निया का जो काम है वो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश का अपवर्तन करना है। जी बिल्कुल सही जवाब है ये। ठीक है, ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला, इसमें पहला वाला सही है। पुतली, ठीक है, पुतली क्या है, पुतली नेत्र में प्रवेश करने वाले, जिसे हम, पुतली है आपका ये पुपिल। ठीक है, प्यूपिल, ये आपका नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जी बिल्कुल सही जवाब है, तो आपका दूसरा वाला भी सही है। दृष्टिपटल रेटिना प्रतिबिंब का निर्माण करता है। जी बिल्कुल यह भी सही है आपका, अर्थात ऑप्शन तीसरा वाला भी आपका सही है। इस हिसाब से आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सही सुमेलित है, तो जो तीनों है, पहला, दूसरा और तीसरा, जिस भी ऑप्शन में है आपके वो सही है। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो आपका सी वाला बिल्कुल सही है। ठीक है, सी बिल्कुल सही है।
चलिए अगला देखते हैं मित्रों। आधुनिक भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित राष्ट्रवादियों में से कौन से नरमपंथी थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, नरमपंथी गरमपंथी आपको दोनों पता है। ठीक है, तो नरमपंथी विचारधारा में कौन कौन थे, यही आपसे पूछा जा रहा है। अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण 1885 से 1905 की हम बात कर रहे हैं। इसके दौरान प्रमुख व्यक्ति नरमपंथी विचारधारा के थे। कौन कौन से थे? उसमें से एओ ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, पंडित मदन मोहन मालवीय, बहरुद्दीन तैयब जी, न्यायमूर्ति रानाडे, जी सुब्रमण्यम अय्यर इत्यादि लोग थे जो कि नरमपंथी थे। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो हमने बताया फिरोज शाह मेहता भी, लाला लाजपत राय भी, और गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले 19वीं सदी के अंतिम दशक और 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक नए और युवा समूह का उदय हुआ था जो पुराने नेतृत्व के तरीकों और विचारधारा की तीखी आलोचना करता था, जिस समूह को हम गरमपंथी कहते थे। ठीक है, जिसे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष शामिल थे। इसलिए आप कह सकते हैं कि अरविंदो घोष और लाला लाजपत राय आपके गरम दल से थे और फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले आपके नरम दल से थे। इस हिसाब से आपका ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हुआ। चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अपसौर की स्थिति कौन सी है? ठीक है, यही हमसे पूछा जा रहा है। एपिहेलियन की स्थिति कौन सी है, यही हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एपिहेलियन और पेरिहेलियन दो चीजें होती हैं। ठीक है, यहाँ पे मान लिया हमने ये सन हो गया हमारा, तो और पृथ्वी हो गई है हमारी, पृथ्वी यहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इसमें से एक स्थिति आपकी अपहेलियन की है, एक स्थिति आपकी परहेलियन की है। 4 जुलाई को, ठीक है, सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा के दौरान जब सूर्य पृथ्वी के सबसे अधिकतम दूरी पर होता है, ध्यान रखिएगा, तो इसे अपसौर अपहेलियन कहते हैं। अर्थात 4 जुलाई का समय यहाँ पे होगा, यहाँ पे सूर्य से अधिकतम दूरी पर है। ठीक है, अपनी कक्षा में। और परहेलियन क्या होता है, पेरिहेलियन क्या होता है? 3 जनवरी को पेरिहेलियन की घटना घटती है। ठीक है, 3 जनवरी को पेरिहेलियन की घटना घटती है, उपसौर की घटना घटती है। यह पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि अपसौर की स्थिति कौन सी है, अपहेलियन की स्थिति कौन सी है? जब पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा के दौरान सबसे दूर होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं मित्रों। वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ये आपसे कह रहा है कि वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निरपेक्ष और प्रति व्यक्ति वृद्धि आर्थिक विकास के उच्च स्तर को नहीं दर्शाता है। इसमें से कौन सा है? तो औद्योगिक उत्पादन कृषि उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है। बिल्कुल यह सही है। कृषि उत्पादन औद्योगिक उत्पादन के साथ तालमेल रखने में विफल रहता है। ठीक है, विफल यहाँ पे भी है मित्रों, विफल रहता है, तो ये भी आपका सही है। निर्धनता तथा बेरोजगारी में वृद्धि होती है, जी नहीं, यही आपका गलत है, ये नहीं दर्शाता है। निर्यात की तुलना में आयात में अधिक तेजी से वृद्धि होती है, ये भी सही है। तो आपसे इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो ऑप्शन सी होगा, आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्योंकि जो विकास है, विकास का एक अनिवार्य पहलू विकास के लाभ की अनुभूति करने हेतु अधिकतम संख्या में लोगों को सक्षम करना है। साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जिसे हम जीडीपी कहते हैं,
ठीक है, या प्रति व्यक्ति निवल राज्य घरेलू उत्पाद नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसे हम एनएसडीपी बोलते हैं, ठीक है, की अवधारणा विकास के इस पहलू को वास्तव में दर्शाने में सक्षम नहीं है। इसमें ऐसी स्थितियां हो सकती हैं जिसमें सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी में निरपेक्ष तथा प्रति व्यक्ति वृद्धि समाज के एक सीमित वर्ग की आय में वृद्धि को दर्शा सकती है, जबकि अधिकांश आबादी निर्धनता तथा बेरोजगारी से त्रस्त हो सकती है। ठीक है, बहुआयामी गैर मौद्रिक सामाजिक संकेतक समाज में समग्र आर्थिक विकास के बेहतर सूचक हैं। तो मित्रों, आज इतना ही। बाकी आप लोगों के साथ फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ जो लोग अभी हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन करना ना भूलें, ताकि हमारे वीडियो की जैसे ही हमारी वीडियो अपलोड होती है तो हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और आप इस नए पैटर्न पे चल रहे प्रैक्टिस श्रृंखला को अगर इसकी पूरी सीरीज चाहते हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको ये मिलेगा, वहां से आप सब कुछ देख सकते हैं, सारी क्लास कर सकते हैं। ठीक है मित्रों, ओके, थैंक यू।